नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ। आज का एपिसोड शुरू करेंगे ग्रेटा थनबर्ग और किसान आंदोलन के विषय में संक्षेप में चंद बातों के साथ, वो बातें जिन पर भारत के लोगों की नजरें बनी रहनी चाहिए। इसके बाद चर्चा करेंगे फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच घमासान के उतार चढ़ावों के बारे में और भारत के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के बारे में और होंगी जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ काम की बातें। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं ग्रेटा और उसके नाम के प्रयोग के साथ। भारत की मीडिया में जब मुझे यह सुनने को मिलता है कि ग्रेटा ने ये किया वो किया, तो मुझे हैरानी होती है कि ये सब उस तांगे के घोड़े की तरह समीक्षा कर रहे हैं जिसके आंख साइड से ढके होते हैं। अहम बात समझने की यह है कि ग्रेटा के नाम से जो भी पेश किया जाता है दुनिया के सामने, वो पीछे से काम कर रहे उसके हैंडलर्स कर रहे होते हैं। हैंडलर यानी संभालने वाला व्यक्ति। लोगों का मानना है कि ग्रेटा के पिता हैंडलरों में से एक है। तो अगला सवाल यह होना चाहिए कि ग्रेटा के हैंडलरों को कौन कह रहा है कि ऐसा करो या वैसा करो, और अलग अलग देशों में रह रहे लोगों से कोऑर्डिनेशन करो, जैसे दिशा रवि जैसे लोगों से। जाहिर है कि ये एक अलग ही गुट या शक्तियां हैं जिनकी प्लानिंग चल रही है पीछे से। पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि ग्रेटा का किसान आंदोलन मामले में घुसाया जाना यह संकेत करता है कि कहीं ना कहीं कुछ और बड़ी ताकतें भी शायद पर्दे के पीछे से अपना खेल चला रही हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किसान आंदोलन के जरिए एक तीर से कौन कौन से शिकार किए जा रहे हैं। अब रही ये दलील कि ये टूल किट तो किसान आंदोलन को समर्थन में किया गया एक कदम था, इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? दो बातें। पहली, इस टूल किट को एक प्रकार से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मकसद देश में इंसर्जेंसी या विद्रोह करवाने के अलावा क्या हो सकता है? दो, भारत की संप्रभुता को आघात पहुंचाने वाले तत्व जैसे खालिस्तान का समर्थन करने वाले तत्वों के साथ काम करने का जस्टिफिकेशन कैसे कोई दे सकता है? कल तो कोई जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन को इस तरह की टूल किट के मामले में मदद देने के बाद कहेगा कि हम तो फलाने आंदोलन को सिर्फ समर्थन जताने की कोशिश कर रहे थे। दिशा रवि जैसे शातिर लोगों ने भारत की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? खैर, तथाकथित किसान आंदोलन का सारांश कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। एक, मुख्यतः भारत के सिर्फ 3 प्रदेश पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ धनी किसान और कुछ बिचौलिए ही बिलबिला रहे हैं। क्यों? नए कृषि कानूनों से अवश्य ही उनके किसी स्वार्थ पर जबरदस्त लात पड़ रही होगी। 2, भारत सरकार ने आंदोलनकारी नेताओं से 11 बार बातचीत की है और जो जेन्युइन परेशानियां हैं उन्हें ठीक करने का स्पष्ट भरोसा दिलाया है। फिर भी आंदोलनकारी नेता जिद पर अड़े हुए हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि वे अशांति एवं अस्थिरता चाहते हैं। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं, उसके लिए देखिए मेरे शो का दूसरा एपिसोड। आपको तो मालूम होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध जताने की मंशा से नए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। 3, इस आंदोलन से कुछ विरोधी पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में हैं, भले ही इस चक्कर में देश जाए भाड़ चूल्हे में। 4, भारत के दुश्मन और भारत को कमजोर करने वाली ताकतें इस आंदोलन में घुसपैठ कर अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद है कि सारा मामला दिन के उजाले की तरह साफ हो गया होगा। जब भी कोई पहलू साफ न हो तो याद रखिए उस फॉर्मूले को जो मैंने आपको बताया है। फॉलो द मोटिव, फॉलो द मनी, फॉलो द कनेक्शंस, फॉलो द क्वेश्चन। अब फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तनातनी पर एक नजर। संक्षेप में मामला यह है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक कानून लाना चाहती है जिसके तहत फेसबुक और गूगल जैसे वृहद टेक कंपनियों को उनके साइट्स पर उस देश के मीडिया माध्यमों की सामग्री या कंटेंट को इस्तेमाल के एवज में मीडिया माध्यमों को कुछ धनराशि देनी होगी। ऐसा अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर खर्च की जाने वाली धनराशि का 3/4 हिस्सा इन 2 बड़ी कंपनियों के खाते में चला जाता है। नतीजतन मीडिया माध्यमों को पैसे की तंगी झेलनी पड़ रही है
ऑस्ट्रेलियाई सरकार चाहती है कि सारी की सारी मलाई फेसबुक और गूगल ही न खाएं, कुछ हिस्सा मीडिया माध्यमों को भी मिलना चाहिए। आखिर खबरों को हासिल करके उन्हें जनता तक पहुंचाने में मीडिया माध्यमों को पैसा खर्च करना पड़ता है। बताया जाता है कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग से आने वाली धनराशि में बेहद कमी के चलते अमेरिका के करीब 1/4 समाचार पत्रों की लुटिया डूब गई है। फेसबुक का कहना है कि अपने वेबसाइट से रेफरल्स के जरिए उसने ऑस्ट्रेलिया के समाचार माध्यमों को 2020 में करीब 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर मुहैया करवाया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पर कुल धनराशि जो खर्च की जाती है उसे करीब 6 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। ओहो हो, बहुत नाइंसाफी है। बहरहाल, फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित कानून का विरोध जताने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समाचार माध्यमों के कंटेंट को अपने वेबसाइट से हटा दिया। यहां तक कि आपातकालीन चेतावनी देने वाले वेबसाइट्स के कंटेंट को भी हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस दादागिरी से नहीं डरी। वहां की सारी पार्टियां एकजुट रहीं और लोगों ने भी हो हल्ला मचाया। बाद में फेसबुक ने आपातकालीन चेतावनी देने वाले कुछ वेबसाइट्स को बहाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे नेता भी इस मामले में ऑस्ट्रेलिया का साथ दें। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है इस मामले में। ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री ने कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से भी बात की है। आपको बता दें कि कनाडा की सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर एक मत है कि कनाडा को भी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे कदम पर कानून बनाना चाहिए। फेसबुक को लगता है कि लोग उसके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं समाचार प्राप्त करने के लिए और करते रहेंगे। लिहाजा फेसबुक को लगता है कि वो अपने हिसाब से जैसा चाहेगा काम करता रहेगा। उसे इस बात का गुमान है कि लोग वही पढ़ेंगे जो वो चाहेगा कि लोग पढ़ें। आखिर ट्रंप को हराने के अभियान में उसने यही करके दिखाया 2020 के चुनाव में। भारत के लिए क्या सीख है इस पूरे प्रकरण में? वो ये कि भारत के लोगों को फेसबुक पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि फेसबुक सरेआम दादागिरी कर सके और भारत के चुनावों में हवा इधर से उधर करने की कोशिश कर सके। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन में फेसबुक की एंट्री बंद है। यही फेसबुक जो ऑस्ट्रेलिया के साथ दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, वो चीन के नेताओं के सामने झुककर सलाम बजाता है, चापलूसी करता है इस कोशिश में कि उसे चीन में एंट्री मिल जाए। चीन ने अपने देश में फेसबुक का एक ऑल्टरनेटिव बना रखा है, उसका नाम है रेन नेटवर्क, और वहां के लोगों को फेसबुक ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को भी अपने देश में विकल्प बनाने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे ऐसी ताकतवर विदेशी कंपनियां भारत के आंतरिक मामले में कभी टांग अड़ाने की स्थिति में न आ सकें। भारत में इतने बुद्धिमान आईटी एक्सपर्ट हैं, क्या वे ऐसा नहीं कर सकते? मैं फेसबुक से समाचार प्राप्त नहीं करता हूं, न ही गूगल से। अलग अलग मीडिया स्रोतों से एक ही विषय पर इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और अपने निष्कर्ष निकालिए। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग से होने वाली आमदनी को बांटने के बारे में गूगल ने ऑस्ट्रेलिया के मीडिया माध्यमों से बातचीत शुरू कर दी है। गूगल शायद नहीं चाहता कि फेसबुक की तरह उसकी भी थू हो। क्या आपको मालूम है कि गूगल भी चीन में बैंड है? चीन ने गूगल का भी विकल्प बना रखा है, उसका नाम है बाइडू। जाहिर है कि ये बड़ी टेक कंपनियां चीन की राजनीति में टांग अड़ाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। क्या भारत के लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है कि चीन की तरह वे भी फेसबुक और गूगल का विकल्प बना सकें अपने देश में इस्तेमाल के लिए? इस पर गौर करने की जरूरत है। अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है पिछले एपिसोड्स में दिए गए सुझावों के अनुसार आपने अपने लक्ष्य लिख लिए हैं और खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का निर्णय कर लिया है। अब आज का सुझाव, आप सुबह का एक कंसिस्टेंट या एक समान रहने वाला रूटीन बना लीजिए। सुबह का ही क्यों? वो इसलिए कि सुबह व्यक्ति का फोकस साफ रहता है, आत्मबल मजबूत रहता है। सुबह के कंसिस्टेंट रूटीन आपको कामयाबी की ओर बढ़ने की सीढ़ी का एक मजबूत पायदान प्रदान करते हैं।
यह आवश्यक नहीं कि आप सुबह के कंसिस्टेंट रूटीन में शुरू में ही एक आमूल परिवर्तन करने के बारे में सोचें। आप छोटे छोटे बदलाव लाइए। एक अवधि के बाद आप देखेंगे कि आपका बदला हुआ रूटीन आपको एक नई स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। करके देखिए, शुरू तो कीजिए। अब अपने करियर को सुधारने की बातें। आपको बताया था ना, कोविड-19 से बदली हुई दुनिया में कौन सी क्षमताएं अहम होंगी। आज बात करेंगे कम्युनिकेशन या संचार के बारे में। कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। कैसे मजबूत बनाएं? कुछ बातों का ध्यान रखिए। ये हैं, आपसे कही जाने वाली बात को ध्यान से सुनिए, मुद्दे पर रहकर बात कीजिए, संक्षेप में टू द पॉइंट बात करने की कोशिश कीजिए। जो भी कहें उसे सोच कर कहें। उस पुरानी कहावत को याद रखिए, पहले तोलो फिर बोलो। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। इसके अलावा एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए आपकी आवाज और आपके बॉडी लैंग्वेज में। अगर अगला व्यक्ति आपके सामने है तो बॉडी लैंग्वेज का पहलू और भी अहम हो जाता है। आप में से जो अमेरिका, कनाडा में जाकर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें अपना कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया बनाना होगा। तो शुरू कर दीजिए इस फॉर्मूले का प्रयोग और बताइए प्रगति कैसी है। कभी भी कोई सवाल हो तो पूछने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। 19वीं सदी के एक अमेरिकी डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा है कि द ग्रेट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट सो मच वेयर यू स्टैंड एज इन वॉट डिरेक्शन यू आर मूविंग। अर्थात आप जहां अभी खड़े हैं वो इतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि किस दिशा में जा रहे हैं आप। याद है ना, लक्ष्यों को स्पष्ट करने की बात की थी पिछले एपिसोड्स में। तो सही ढंग से अपनी दिशा तय कीजिए और उस दिशा में आगे बढ़ते चलिए। मैं आपके साथ हूं, सुझाव देता रहूंगा। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जिसमें भारत के संदर्भ में पब्लिक सेक्टर बनाम प्राइवेट सेक्टर पर चर्चा करेंगे और अपडेट प्रदान करेंगे तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में। साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर के बेहतर बनाने के बारे में। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। भारत से जुड़े मसलों पर मैं जो नजरिए आपसे साझा कर रहा हूं वे भारत की परिधि में रहकर हाथ पैर मारने वालों की समीक्षाओं में नहीं मिलेगा, यह मेरा दावा है। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।